हाँ जी स्टूडेंट्स, सो इन लास्ट क्लास हमने क्या बात की थी? हमने बात की तरंग, तरंग की परिभाषा, तरंग के प्रकार, तरंग संचरण की समीकरण। ठीक है जी। तो तरंग संचरण की समीकरण क्या आई थी हमारे पास? y इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है। इस तरंग के बारे में अगर जरा सोचोगे तो अपन ने क्या याद करो, क्या था? माध्यम के कणों का दोलन y अक्ष के अनुदिश था क्या? यस, राइट। दूसरी बात, तरंग संचरण की दिशा किस तरफ थी? धनात्मक x अक्ष की तरफ थी। हाँ या ना? जब यहाँ पे माइनस के एक्स आ रहा था तो तरंग संचरण की दिशा किधर थी? धनात्मक x अक्ष की तरफ थी। सही है क्या? ओके। यदि अच्छा, इसका मतलब ये तरंग कैसी थी? ये एक अनुप्रस्थ तरंग थी क्या? अनुप्रस्थ तरंग का मतलब वह तरंग जिसमें माध्यम के कणों का दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो। यस और नो? ओके। मुझे एक ऐसी अनुप्रस्थ तरंग की समीकरण ज्ञात करनी है जो ऋणात्मक x अक्ष की ओर गतिशील हो, संचरित हो। आया ना? अनुप्रस्थ तरंग है तो ये x अक्ष के अनुदिश अगर तरंग संचरित होगी तो माध्यम के कण की तरफ दोलन करेंगे, या तो y अक्ष के अनुदिश या z अक्ष के अनुदिश, यानी कि x अक्ष के लंबवत। तो मैं क्या लिख देता हूं? माध्यम के कणों का दोलन y अक्ष के अनुदिश हो। तो कैसे लिखेंगे आप? समीकरण वही लिखेंगे, y इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी, पर यहाँ पे माइनस के एक्स की जगह क्या आ जाएगा? प्लस के एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये तरंग इस बार किस तरफ संचरित हो रही है? ऋणात्मक एक्स अक्ष की तरफ संचरित हो रही है। हाँ या ना? एक बात। दूसरी बात, अगर आपके पास एक समीकरण है y बराबर a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्या बता पाएंगे इस तरंग के बारे में? कि माध्यम के कणों का दोलन y अक्ष की अनुदिश है, तरंग किस तरफ संचरित हो रही है? माइनस के एक्स आ रहा है, इसलिए तरंग संचरित हो रही है धनात्मक x अक्ष की ओर। और एक और समीकरण है y इक्वल्स टू a साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है। आप बता सकते हैं इन दोनों में क्या फर्क है? यहाँ पे प्लस के एक्स आ गया तो क्या ये ऋणात्मक एक्स की तरफ संचित होगी? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। इस तरंग को वापस से देखो आप। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? y इक्वल्स टू a साइन ऑफ माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स। यस। और साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू किसके होता है? माइनस साइन थीटा के। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस का a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। बोलो ऐसा हो जाएगा क्या? यस। अच्छा जी, अब इस तरंग में और इस तरंग में क्या फर्क है? एक माइनस का फर्क है। माइनस के फर्क को भी खत्म करो। y इक्वल्स टू, आप ऐसा जानते हो क्या? साइन 180 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस का साइन थीटा होता है। जानते हो ना आप? यस। तो आप यहां पे क्या लिखोगे? y इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस पाई, साइन पाई प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। हाँ या ना? तो यानी कि इस तरंग में और इस तरंग में दोनों में क्या दिखाई दे रहा है? इसमें भी माइनस के एक्स आता है, इसमें भी माइनस के एक्स आता है, यानी कि दोनों की दोनों धनात्मक एक्स अक्ष की ओर संचरित हो रही हैं। बस इस तरंग में और इस तरंग में क्या फर्क है? दोनों में पाई का एक कलांतर है, यानी कि ये वाली तरंग इस वाली तरंग से कला में पाई आगे है। बोलो बात सही है? और कला में पाई आगे, इसका मतलब ये तरंग थोड़ा पीछे से शुरू हुई है। याद करो, कल बताया था जो माध्यम का कण तरंग संचरण में लैम्डा आगे है वो 2 पाई पीछे है, यानी कि जो 2 पाई आगे है वो लैम्डा पीछे है। तो जो 2 पाई आगे है वो लैम्डा पीछे है, तो जो पाई आगे है वो लैम्डा बाई 2 पीछे है,
बोलो हाँ या ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये वाली तरंग इस वाली तरंग से कला में पाई आगे है, यानी कि ये वाली तरंग इस वाली तरंग से लैम्डा बाई पीछे से ही शुरू हो गई है, हाँ कि ना। पर दोनों की दोनों धनात्मक एक्स अक्ष की ओर संचारित हो रही हैं। ये बात सबको समझ में आ गई। यानी कि आपके पास y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो या y इक्वल्स टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी हो, इनमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, पाई के कलांतर का अंतर, पाई का कलांतर है, अन्य सब कुछ समान है। बोलो ये बात सबको क्लियर है क्या? यस। हमने कल तरंग की समीकरण, तरंग संचरण की समीकरण निकाली और आज उस तरंग संचरण की समीकरण का पहले विश्लेषण कर रहे हैं और फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। ये बात सबको क्लियर है ना? ओके ओके। और अगर आपके पास समीकरण हो y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी और माइनस के एक्स, और दूसरी समीकरण है y इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स, क्या फर्क है? यहां माइनस के एक्स आ रहा है, ये प्लस के एक्स आ रहा है, ये धनात्मक एक्स अक्ष की तरफ संचरित हो रही है और ये ऋणात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश संचरित हो रही है। ये पॉजिटिव एक्स अक्ष और ये नेगेटिव एक्स अक्ष की ओर संचरित हो रही है। बोले ये बात सबको क्लियर है क्या? राइट। एक बात। दूसरी बात, क्या मैं अनुदैर्ध्य तरंग की समीकरण लिख सकता हूं? क्या मैं अनुदैर्ध्य तरंग की समीकरण लिख सकता हूं? यस। कैसे? अनुदैर्ध्य तरंग एक ऐसी अनुदैर्ध्य तरंग जिसमें माध्यम के कण एक्स अक्ष के अनुदिश दोलन करें। और जब माध्यम के कण एक्स अक्ष के अनुदिश दोलन कर रहे हैं तो तरंग संचरण भी किस तरफ होगा? एक्स अक्ष के अनुदिश होगा, क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंगें कौन सी होती हैं? वे तरंगें जिनके माध्यम के कणों का दोलन तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश हो, है ना। तो एवं तरंग भी पॉजिटिव या नेगेटिव एक्स अक्ष के, तरंग भी पॉजिटिव या नेगेटिव एक्स अक्ष के अनुदिश संचरित हो, हाँ या ना। तो हमें एक ऐसी तरंग की समीकरण लिखनी है जो माध्यम के कण एक्स अक्ष के अनुदिश दोलन कर रहे हो और तरंग भी धनात्मक एक्स अक्ष या ऋणात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश संचरित हो रही हो, राइट। तो इसको लिखूंगा x इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस या माइनस के एक्स। देखो माध्यम के कणों का दोलन किस तरफ, माध्यम के कणों का विस्थापन किस तरफ? एक्स अक्ष के अनुदिश, यानी कि वो किस तरफ दोलन कर रहे हैं? एक्स अक्ष के अनुदिश। और ये यहां पे स्मॉल एक्स से क्या दिखा रहा हूं? तरंग द्वारा संचरित दूरी, तरंग द्वारा तय की गई दूरी। तो ये धनात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश भी हो सकती है और ऋणात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश भी। तो क्या लिख रहा हूं? यदि तरंग संचरण धनात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश हो तो क्या लिखेंगे? x इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स भी लिख सकते हैं, या x बराबर a साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। इन दोनों में सिर्फ क्या है? पाई का कलांतर है, बाकी सब कुछ सेम है। और यदि तरंग ऋणात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश संचरित हो तो समीकरण बनेगी कैपिटल एक्स बराबर a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। बोलिए बात सही है कि नहीं है? तीसरी बात, यहां पे ये जो कैपिटल एक्स है वो क्या दर्शा रहा है? कैपिटल एक्स बता रहा है कैपिटल एक्स तो यहां पर कौन है? माध्यम के कणों का माध्य स्थिति से विस्थापन। और स्मॉल एक्स कौन है? तरंग द्वारा तय दूरी।
बोली बात समझ में आ गई कि कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स दोनों अलग अलग है। बात क्लियर है? ओके। तो y हमने समीकरण अभी तक क्या निर्धारित की, y इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये कैसी तरह की समीकरण है जिसके माध्यम के कण y अक्ष के निर्देश संचित दोलन कर रहे हैं, जिसके कण y अक्ष के निर्देश दोलन कर रहे हैं और तरंग धनात्मक x अक्ष की ओर संचित हो रही है, यानी कि एक अनुप्रस्थ तरंग की समीकरण है। राइट, इस समीकरण को अपन आगे भी कुछ बात करते हैं। आपने कल तरंग वेग पढ़ा था क्या? तरंग वेग v इक्वल्स टू क्या आया था आपके पास? प्रति एकांक समय में तरंग द्वारा तय की गई दूरी। क्या पढ़ा था? हर कैपिटल टी समय में तरंग कितना आगे संचरित हो जाती थी? लैम्डा। तो आप क्या लिखेंगे? तरंग द्वारा तय की गई दूरी लैम्डा और उसके लिए लगा समय कैपिटल टी। तो आप तरंग वेग को कैसे लिख सकते हैं? लैम्डा अपॉन कैपिटल टी से भी लिख सकते हैं, या तरंग वेग को आप कैसे लिख सकते हैं? न्यू लैम्डा से, क्योंकि आप 1 अपॉन टी को क्या लिख सकते हैं? न्यू यानी कि आवृत्ति। राइट, क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? v इक्वल्स टू, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन टी अपॉन 1 बाय लैम्डा। मैंने दोनों को अपॉन में लिख दिया। अब दोनों को आप चाहो तो दोबारा चेक कर सकते हो, ये 1 अपॉन टी हो जाएगा और ये जो अपॉन में 1 अपॉन लैम्डा है वो क्या हो जाएगा? लैम्डा अपॉन 1 हो जाएगा, तो वही लैम्डा अपॉन टी आ जाएगा ना। यस, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको ऊपर 2 पाई से मल्टीप्लाई किया तो 2 पाई बाय कैपिटल टी, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई किया तो 2 पाई बाय लैम्डा। यस, अब याद करो v इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी कौन होता है? ओमेगा, और 2 पाई बाय लैम्डा ये कौन होता है? तरंग संचरण नियतांक यानी कि k। तो ओमेगा अपॉन k को भी क्या कह सकते हो आप? तरंग वेग। बोलिए यहां तक की बात सबको क्लियर है? ओके, अब आगे चलते हैं। y इक्वल्स टू, समीकरण क्या थी? y इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या लिखेंगे आप इसको? y इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, के को आप लिख सकते हैं 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू एक्स 2 पाई बाय लैम्डा, के को लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा। तो आपके पास क्या आएगा? y इक्वल्स टू a साइन ऑफ, मैं यहां पे 2 पाई बाय लैम्डा को कॉमन लेना चाहता हूं, 2 पाई बाय लैम्डा को कॉमन लेना चाहता हूं। कैसे आएगा? 2 पाई दोनों जगह से कॉमन आ गया, यहां पे भी लैम्डा अगर नीचे कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा? लैम्डा अपॉन टी इंटू स्मॉल टी माइनस ऑफ एक्स। तो y इक्वल्स टू, इस समीकरण को आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा अपॉन टी को आप क्या लिख सकते हैं? तरंग वेग यानी कि v t माइनस एक्स। तो आपके पास ये भी क्या है? तरंग की समीकरण है, तरंग संचरण की समीकरण है। तो मैं क्या कह रहा हूं, आप तरंग संचरण की समीकरण को 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहला y इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस या माइनस के एक्स। प्लस या माइनस क्यों? धनात्मक एक्स अक्ष के निर्देश संचरित हो तो माइनस के एक्स, और ऋणात्मक एक्स अक्ष के निर्देश संचरित हो तो प्लस के एक्स। राइट, ओके। और दूसरी बात, आप तरंग संचरण की समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं a साइन ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा इंटू वी टी माइनस एक्स। बोली बात क्लियर है? तो ये दोनों किसकी समीकरण है? तरंग संचरण की समीकरण है, एक ही समीकरण है, बस इस समीकरण को इस रूप में परिवर्तित किया गया है। इज दैट ओके? एक ही बात है। चलो आगे चलते हैं। माध्यम में तरंग संचरण के दौरान माध्यम के कणों का वेग ज्ञात करना है। तो आपके पास समीकरण क्या थी? y इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस और माइनस के एक्स। ये आपके पास तरंग की समीकरण थी, और ये किसका विस्थापन है? माध्यम के कणों का विस्थापन है। और अगर आपको वेग निकालना हो, क्या निकालना है? माध्यम के कणों का वेग निकालना है। स्मॉल v कौन था? यहाँ पे तरंग का वेग था, ये तरंग वेग है और ये माध्यम के कणों का वेग है। तो इसको स्मॉल v से लिख रहा हूं, इसको कैपिटल V से लिख रहा हूं। ठीक है, माध्यम के कणों का वेग माध्यम के कणों के विस्थापन बटा समय यानी कि स्थिति में परिवर्तन की दर dy बाय dt। तो इसको क्या करना पड़ेगा? अवकलन। आप क्या लिखेंगे? d अपॉन dt ऑफ
ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। बोलिए सही है कि नहीं है? ओके, तो कैपिटल V इक्वल्स टू ए एज इट इज साइन का अवकलन कॉस ओमेगा टी प्लस और माइनस के एक्स, और टी का जो कोफिशिएंट है, गुणक है, उससे आप क्या करेंगे, बाहर गुणा करेंगे ओमेगा से। बोलो बात सही है? ओके, तो आपके पास माध्यम के कणों का वेग जो आया वो आया ए ओमेगा। अच्छा जी, ए तो ऐसे कैसे रहने दो, ओमेगा को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 2 पाई बाय कैपिटल टी। यस, यहां पे कॉस ओमेगा टी प्लस और माइनस के एक्स आप ऐसा लिख सकते हैं। यस और नो? ओके, इसको मैं आगे लिख रहा हूं, कैपिटल V माध्यम के कणों का वेग बराबर 2 पाई ए। देखो ये लिखा हुआ 2 पाई ए, राइट? कैपिटल टी यहां पे ऑलरेडी है, तो इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा अपॉन कैपिटल टी। नीचे ऑलरेडी कैपिटल टी था, लैम्डा से नीचे और लैम्डा से ऊपर गुणा किया, साथ में इसको लिखा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। तो कैपिटल V इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन कैपिटल टी को क्या लिख सकते हो, तरंग वेग। तो आप यहां पे क्या लिख रहे हैं, 2 पाई ए वी अपॉन लैम्डा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस और माइनस के एक्स। ये आपके पास तरंग के वेग की समीकरण है। ये भी तरंग के वेग की तरंग के नहीं, ये माध्यम के कणों के वेग की समीकरण है। यहां पे भी ये माध्यम के कणों के वेग की समीकरण है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, पर मैंने क्या लिखा है, माध्यम के कणों का वेग तरंग संचरण के वेग के फलन के रूप में लिखा है। ठीक है जी, और इस वेग का अधिकतम मान कितना होगा, इसका मान अधिकतम तब होगा जब ये कॉस वाला फंक्शन क्या हो जाए, अधिकतम। तो कैपिटल V विल बी मैक्सिमम व्हेन कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस और माइनस के एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाए, मैक्सिमम। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, 1, राइट? तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल V मैक्स इज इक्वल्स टू, ये पूरा 1 हो गया तो यही बचा, तो क्या लिखेंगे, 2 पाई ए वी अपॉन लैम्डा, दैट इज द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स एंड वेलोसिटी ऑफ वेव। क्या हो गया, ये माध्यम के कणों के अधिकतम वेग और तरंग वेग में संबंध। बोली बात क्लियर है? ओके, करो स्टार्ट। तो हमने क्या सीखा, आपके पास अभी तक जो आपने सीखा वो ये सीखा, तरंग की समीकरण थी ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस और माइनस के एक्स, या आप इसको ऐसे लिख सकते थे y इक्वल्स टू ए साइन ऑफ के एक्स प्लस और माइनस ओमेगा टी। दोनों में सिर्फ और सिर्फ पाई का कलांतर है और कोई अंतर नहीं है। या फिर आप इस तरंग की समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू ए साइन ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा वी टी प्लस और माइनस एक्स। अगर ये तरंग धनात्मक एक्स अक्ष की तरफ संचरित हो रही तो यहां पे आएगा वीटी माइनस एक्स, और ऋणात्मक एक्स अक्ष की अनुदिश संचरित हो रही तो यहां पे आएगा वीटी प्लस एक्स, राइट? ओके, मैंने क्या समझा, मैंने ये समझा कि ये जो आ रही है कौन, तरंग की समीकरण, तरंग की समीकरण माध्यम के कणों का विस्थापन का ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स में, या माध्यम के कणों का विस्थापन का वी टी प्लस माइनस एक्स के रूप में एक फलन होगा। और यहां पे जो हमने सीखा वो कैसा फलन था, साइन का फलन था। इसलिए इन तरंगों को क्या कहते हैं, ज्यावक्रीय तरंगे। क्या बोलते हैं, ज्यावक्रीय तरंगे, साइनोसॉइडल वेव्स। बोलिए बात ठीक है? तो क्या जरूरी है कि जितनी भी तरंगे होंगी वो सारी की सारी ज्यावक्रीय तरंगे होंगी, साइनोसॉइडल वेव्स होंगी? नहीं 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 नहीं। अच्छा, ज्यावक्रीय या साइनोसॉइडल क्यों कह रहे हैं, साइन की वजह से।
अच्छा साइन की बजाय कॉस हो तो क्या ज्यावक्रिय नहीं रहेंगी? रहेंगी, क्योंकि कॉस भी क्या होता है, आप याद करो, साइन 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, कॉस थीटा होता है कि नहीं होता? तो साइन थीटा और कॉस थीटा में सिर्फ पाई बाय 2 यानी कि 90 का कलांतर है और कोई फर्क नहीं है, हाँ या ना? तो ये साइन हो चाहे कॉस हो, दोनों केसेस में इनको क्या कहा जाएगा, ज्यावक्रिय तरंगे, सिनुसाइडल वेव्स, राइट? हमने क्या सीखा, y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ओमेगा टी प्लस और माइनस के एक्स एंड y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वी टी प्लस माइनस एक्स। ये दोनों किसी तरंग के या किसी पल्स के समीकरण हो सकते हैं अगर ये कुछ शर्तों की पालना करें। वो शर्तें क्या हैं? सबसे पहले इसको समझने के लिए अपनी समीकरण पे आते हैं। y इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। इसको मैं क्या करता हूं, समय के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं, राइट? और समय के सापेक्ष जब अवकलन किया जा रहा है तो x को क्या माना गया है, नियत, राइट? सबसे पहले dy बाय dt, तो a साइन का अवकलन cos ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, टी का गुणक कौन, ओमेगा, तो यहां पे मैंने किससे गुणा किया, ओमेगा से। अब इसको मैंने दोबारा से अवकलन किया तो d2y बाय dt2, ये पूरा फलन किससे, टी के सापेक्ष वापस से अवकलन होगा। a ओमेगा पहले से है, cos का अवकलन माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस और माइनस के एक्स, और टी का गुणक कौन है, ओमेगा, उससे और गुणा कर दिया तो क्या आ जाएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा d2y अपॉन dt2 इज इक्वल्स टू माइनस का a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। ये आपके पास y का t के सापेक्ष द्विघातीय अवकलन, राइट? अब अपन एक और बात करें, इसी फलन को मैं फिर से अवकलन करूंगा, पर इस बार अवकलन किसके सापेक्ष करूंगा, x के सापेक्ष। तो पहले मैं निकाल रहा हूं यहां पे dy बाय dx, यानी कि d अपॉन dx ऑफ समीकरण क्या है, a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। इसका अवकलन करना है हमें, राइट? dy बाय dx इज इक्वल्स टू a एज इट इज, साइन का अवकलन cos ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, राइट? अब अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हो, x के सापेक्ष। तो x को क्या माना गया, माना है आपने परिवर्ती राशि, और t को क्या मान लिया है, कांस्टेंट। तो x का गुणक से यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, x का गुणक कौन है, प्लस माइनस k, तो आपने लिखा प्लस माइनस k से आपने गुणा कर दिया तो आपके पास आ गया dy बाय dx इक्वल्स टू प्लस माइनस ak cos ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। अब आपने दोबारा से अवकलन किया d2y बाय dx2, y का x के सापेक्ष द्विघातीय अवकलन, प्लस माइनस ak एज इट इज रहेगा, cos का अवकलन माइनस का साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, और x का जो गुणक है वो कौन है, प्लस माइनस के, तो यहाँ पे किससे गुणा करोगे, प्लस माइनस के से गुणा करोगे, है ना? तो आपके पास आया d2y बाय dx2 बराबर प्लस माइनस गुणा प्लस माइनस प्लस, दोनों प्लस तो भी प्लस, दोनों माइनस तो भी माइनस, दोनों प्लस तो भी प्लस, दोनों माइनस तो भी प्लस, तो आप क्या लिखेंगे, प्लस प्लस, और साथ में यहाँ पे एक माइनस और लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, माइनस का a के स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। ये आपके पास समीकरण नंबर 2। अब मैं d2y बाय dt2 और d2y बाय dx2 का अनुपात निकाल रहा हूं, तो अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, आपने लिखा d2y बाय dt2 अपॉन d2y बाय dx2 इज इक्वल्स टू, पहले इसका मान माइनस में a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स अपॉन माइनस का a
के स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, आपने जब भाग दिया तो माइनस से माइनस, ए से ए, और साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के से साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास? ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, यानी कि ओमेगा अपॉन के का होल स्क्वायर। और थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया था कि ओमेगा अपॉन के की वैल्यू किसके इक्वल होती है? तरंग वेग के बराबर, राइट। तो तरंग वेग को किससे लिखते हैं? स्मॉल v से, तो स्मॉल v स्क्वायर, यानी कि आपके पास आया d2y बाय dt2 अपॉन d2y बाय dx2 का मान अगर तरंग वेग के वर्ग के समानुपाती है तो ये फलन तरंग संचरण की समीकरण बता रहा है, अन्यथा ये तरंग संचरण की समीकरण को नहीं दर्शा रहा है, राइट। तो मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, ये जो दोनों फलन हैं, y एज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स या y एज अ फंक्शन ऑफ वी टी प्लस माइनस एक्स, ये दोनों के दोनों फलन किसी तरंग की या किसी पल्स की समीकरण को दर्शाएंगे। दोनों किसी पल्स की समीकरण को दर्शाते हैं यदि दोनों किसी तरंग की समीकरण को दर्शाते हैं यदि नंबर एक, इस फलन का समय के सापेक्ष द्विघातीय अवकलन और स्थिति के सापेक्ष द्विघातीय अवकलन का अनुपात, यानी कि d2y बाय dt2 और d2y बाय dx2 का मान तरंग के वेग के वर्ग के बराबर हो। और नंबर दो, फलन का मान x व t के किसी भी मान के लिए अनंत ना हो। यस, यानी कि ये फलन x व t के सभी मानों के लिए कुछ न कुछ परिमित मान, निश्चित मान दर्शाते हो, तो ये फलन किसी तरंग का फल समीकरण होगा या किसी पल्स का समीकरण होगा। बोलो, ये बात क्लियर है क्या? ओके। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास एक समीकरण है y इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस 2t माइनस x का होल स्क्वायर, राइट। जरा देखना, ये एक फलन है, y इज अ फंक्शन ऑफ 2t माइनस x। बोलो, ये 2t माइनस x का एक फलन है कि नहीं है? देखो 2t माइनस x आ रहा है, यस। ये vt माइनस x जैसा है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसका मतलब ये एक तरंग की समीकरण हो सकती है, हमें सिर्फ चेक करना है, राइट। सुनो जी, इसको पहली बात तो ये कि इसको मैं लिख रहा हूं y इज अ फंक्शन ऑफ vt माइनस x, इससे तुलना करूं, और अगर ये तरंग की समीकरण होगी तो जो t का कोफिशिएंट है 2, वो किसके बराबर है? तरंग के वेग के बराबर है, यानी कि इस तरंग का वेग कितना होना चाहिए? 2 मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए, अगर ये फलन किसी तरंग का या किसी पल्स का समीकरण दर्शा रहा होगा तो, राइट। ओके, पहली बात, अगर आप इसको द्विघातीय अवकलन करोगे d2y बाय dt2 अपॉन d2y बाय dx2 इज इक्वल टू v स्क्वायर आएगा। ज्यादातर फंक्शंस में ही आएगा, इसको चेक करने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। अब दूसरी बात, ये चेक करो कि ये t और x के किसी भी मान के लिए अनंत तो नहीं होगा। देखो जी, ये अनंत कब होगा? ये अनंत कब होगा? जब नीचे वाला मंजिल यानी कि 1 प्लस 2t माइनस x का होल स्क्वायर क्या हो जाए? 0। ये 0 कब होगा? जब 2t माइनस x का होल स्क्वायर बराबर कितना है? -1, जो कि x व t के वास्तविक मानों के लिए संभव
नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी भी राशि का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता, वो हमेशा कैसा होगा? धनात्मक होगा। बोलो ये बात क्लियर हो गई क्या? यानी कि ये वाला भाग कभी भी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता, तो -1 कभी आ ही नहीं सकता, तो ये कभी 0 के बराबर हो ही नहीं सकता, और ये 0 के बराबर नहीं होगा तो ये कभी भी अनंत नहीं होगा। यानी कि ये तरंग की समीकरण या किसी पल्स की समीकरण है, होनी चाहिए, अगर इस शर्त की पालना और हो रही हो। ये शर्त हम चेक नहीं कर रहे, हम सीधे डायरेक्ट क्या चेक करें कि ये पल्स की समीकरण है कि नहीं है। राइट? कैसे करेंगे? उसके लिए मैं यहां पर सीधे तरंग बनाता हूं। यहां पे x = 0, और मैं भी जो बना रहा हूं किसके लिए बना रहा हूं? t = 0 के लिए। राइट? तो आपने क्या कहा? आपने ये कहा t = 0। समीकरण है आपके पास y = 1/1 + 2t - x का होल स्क्वायर, और t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो समीकरण क्या बन जाएगी? y = 1/1 + x²। t की वैल्यू 0 तो 2t भी 0, क्या बचा? -x, और -x का होल स्क्वायर +x²। हाँ है ना? अब x के भिन्न भिन्न मानों के लिए x = 0 पर ये 0 रख दिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1/1 यानी कि 1। अच्छा, ये x का जो मैंने मान रखा है 0, तो ये x² का मिनिमम वैल्यू हो गई क्या? 0। जो x की वैल्यू ऋणात्मक रखो चाहे धनात्मक रखो, ये प्लस में कुछ और मान आएगा, 0 से ज्यादा होगा तो ये मान अधिक हो जाएगा, तो y का मान कम आएगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब ये x² का न्यूनतम मान कितना हो सकता है? 0। उसके लिए आपने x = कितना लिखा है? 0, और x = 0 लिखोगे, मिनिमम मान लिखोगे, तो y का ये कौन सा मान आया? अधिकतम मान आया। बोलो बात क्लियर है क्या? ओके। अब एट x = +1 या -1, x की वैल्यू +1 लिखो या -1 लिखो, क्या आएगा? 1 + 1 का स्क्वायर भी 1 और -1 का स्क्वायर भी 1, 1 + 1 2, तो y की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? 1/2 यानी कि 0.5। एट x = ±2, y की वैल्यू +2 का होल स्क्वायर 4, -2 का होल स्क्वायर भी 4, 4 + 1 5, यानी कि y की वैल्यू हो गई 1/5 यानी कि 0.2। एट x = ±3, तो +-3 का होल स्क्वायर 9, 9 + 1 10, तो y = हो जाएगा कितना? 1/10 यानी कि 0.1, यानी कि x का मान बढ़ता जाएगा तो y का मान घटता जाएगा। ये मैं यहां पे बनाने वाला हूं। कैसे बनेगा? x = 0 पे y का मान अधिकतम था, कितना था? 1। x = +1 पे जाओ चाहे -1 पे जाओ, x = +1 पे जाओ चाहे -1 पे जाओ। चलो जी, अपन +1 पे पहुंच गए, x = +1, और इधर -1 पे भी पहुंच गए, x = -1। दोनों पे इसका मान घटकर कितना हो गया जी? 0.5। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? ओके, आगे चलो। x = ±2 पर y की वैल्यू 0.2, 0.5 से भी घटकर 2 पर इसकी वैल्यू 0.2, 2 पर -2 पर इसकी वैल्यू 0.2, 3 रखेंगे तो और कम, 3 रखेंगे, -3 रखेंगे तो और कम, यानी कि लगातार कम होते होते कभी 0 होगा, कम होते होते कभी 0 होगा। ये एक ऐसी, ये तरंग तो है नहीं, तरंग तो ऊपर नीचे दोनों तरफ होती है, क्या हो गई? एक पल्स। यस, पल्स जैसी दिख रही है, पर अभी भी हम इस समीकरण को पल्स की समीकरण तब तक नहीं कह सकते जब तक कि ये पता ना चल जाए कि हां ये समय के साथ साथ आगे की ओर +x दिशा में या -x दिशा में संचरित हो रही है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अगर समय के साथ साथ ये +x दिशा में या -x दिशा में संचरित हो रही है पल्स, तो ये परफेक्ट पल्स की समीकरण है, वरना ये पल्स की समीकरण नहीं है। एक बात। दूसरी बात, यहां पे देखो vt -x है, -x का मतलब किस दिशा में संचरित होनी चाहिए? धनात्मक x दिशा में संचरित होनी चाहिए। तो अब चेक करेंगे। अब हम बात करेंगे एट t = 1 सेकेंड, एट t = 1 सेकेंड। तो
यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 2 और ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स। तो आपकी समीकरण क्या हो जाएगी y इक्वल्स टू 1/1 प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बोलिए बात सही है, पक्का। अब दूसरी बात, यहां तक पूरा दिख रहा है। अब सबसे पहले y का अधिकतम मान के बारे में बात करनी है। y का मान अधिकतम कब होगा? जब इसका मान क्या रखोगे 0। इसका मान 0 कब होगा? जब x की वैल्यू क्या होगी 2। तो मैं सबसे पहली बात कर रहा हूं एट x इक्वल्स टू 2 मीटर y की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 2 माइनस 2 0, 0 का स्क्वायर 0, तो 1/1 यानी कि y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी 1। अब मैं लिख रहा हूं एट x इक्वल्स टू 1,3 इक्वल्स टू 1 या x इक्वल्स टू 3 पर x की वैल्यू 1 पुट करो तो 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1। x की वैल्यू 3 पुट करो तो 2 माइनस 3 कितना हो गया -1, -1 का होल स्क्वायर भी 1, 1 प्लस 1 2। तो यहाँ पे y की वैल्यू इस बार कितनी हो जाएगी 2। आगे चेक करो x इक्वल्स टू 0,4 पर x की वैल्यू 0 पुट करो, क्या आएगा 2 माइनस 0 2, 2 का होल स्क्वायर 4। और अगर 4 पुट करूं तो 2 माइनस 4 -2 का होल स्क्वायर भी 4, 4 प्लस 1 5। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5। x की वैल्यू -1 या 5 पुट करो तो y की वैल्यू क्या आएगी? पहले -1 पुट करो, 2 माइनस -1 दैट इज 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, दैट मीन्स 1/10। और 5 पुट करो तो 2 माइनस 5 -3 का होल स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10। यानी कि x का मान बढ़ेगा तो y का मान लगातार घटेगा। अब अपन इसको यहाँ पे ग्राफ पे, ये अपन ने पहले ग्राफ कब प्लॉट किया था t इक्वल्स टू 0 पे, अब मैं कब प्लॉट कर रहा हूं t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे। अब प्लॉट करो जरा, x इक्वल्स टू 2 मीटर पर y की वैल्यू अधिकतम है। ये 1 मीटर रखा था आपने, ये 2 मीटर रखा था, और y की वैल्यू अधिकतम कब है? x इक्वल्स टू 2 मीटर पर y की वैल्यू अधिकतम है, कितनी है? y मैक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब x का मान बढ़े, x का मान उधर बढ़े या x का मान इधर बढ़े, तो जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y की वैल्यू डिक्रीज होगी, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y की वैल्यू डिक्रीज होगी। बिल्कुल वैसी की वैसी पल्स मिलेगी, परंतु अब ये पल्स जो x इक्वल टू 0 पे पीक था, उसका पीक कहां पहुंच गया? x इक्वल टू 2 पे। यानी कि सेम पल्स आगे बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? यस। एक और बना के देखेंगे, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड के लिए और बनाएंगे। तो उसके लिए एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, यस, t की वैल्यू 2 इंटू 2 4, 4 माइनस एक्स। तो समीकरण क्या हो जाएगी आपके पास? y इक्वल्स टू 1/1 प्लस 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0। अब x इक्वल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 पुट करो तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर कितना होता है? 16, 16 प्लस 1 कितना होता है? 17। सॉरी, वापस से बात करते हैं, आई एम सॉरी। हम शुरू करेंगे यहाँ पे x इक्वल्स टू 4 से, x इक्वल्स टू 4 से शुरू करेंगे, क्योंकि 4 माइनस 4 की वैल्यू क्या होगी? 0। तो जब ये 0 होगा तो y क्या होगा? अधिकतम। तो उस समय पे y अधिकतम हो जाएगा 4 माइनस 4 0, 0 प्लस 1 1, तो 1/1 की वैल्यू 1। अब एट x इक्वल्स टू 3,5, x की वैल्यू 3 रखो, 4 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो y की वैल्यू 1/2। एट x इक्वल्स टू 2,6, x की वैल्यू 2 पुट करो, 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, x की वैल्यू 6 पुट करो, 4 माइनस 6 -2 का होल स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 1/5। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/5। x की वैल्यू 1,7 पुट करो तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/10। यस और नो? तो क्या देख रहे हैं, इस बार अधिकतम मान y का कहां पे प्राप्त हुआ? x इक्वल्स टू 4 पे। तो ये है x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 पे y की वैल्यू कितनी मिली आपको? मैक्सिमम। और मैक्सिमम कितनी होगी? 1। और जब आप x की वैल्यू को इधर बढ़ाएंगे या x की वैल्यू को इधर बढ़ाएंगे, दोनों कंडीशन में क्या होगा? y का मान डिक्रीज होगा, यानी कि सेम पल्स जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थी वो अब हमें कहाँ मिल रही है? आगे मिल रही है। हाँ या ना? नंबर 1। नंबर 2,
पल्स का वेग, और वेग बराबर क्या हो गया होता है, तय की गई दूरी बटा समय। आप बताएं, ये t बराबर 0 समय पे था, ये t बराबर 1 सेकंड पर है, तो 1 सेकंड में तरंग कितना दूरी तय कर गई, ये पल्स कितना दूरी तय कर गई, 2 मीटर। तो तय की गई दूरी 2 मीटर, समय 1, तो तरंग का वेग कितना आएगा, 2 मीटर्स पर सेकंड। बोलिए हाँ या ना। या फिर यहां तक की बात कर लो, ये 0 समय, ये 2 सेकंड, कितना दूरी तय कर गई, x = 4 मीटर पर तक पहुंच गई, यानी कि कितनी दूरी तय करी, 4, समय कितना लगा, 2 सेकंड, 4/2 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड। हाँ या ना। और हमें तो पहले से पता था कि इस तरह अगर ये समीकरण तरंग की या पल्स की समीकरण बताती हो तो निश्चित तौर पे उस तरंग का या पल्स का वेग जो होगा 2 मीटर प्रति सेकंड होगा। क्यों? क्योंकि ये 2t - x को कंपेयर किया vt - x, तो t का जो कोफिशिएंट है वही कौन है, तरंग का वेग है। हाँ या ना। ओके, तो यहां तक हम लोग तरंग की समीकरण के बारे में सभी प्रकार की बातें कर चुके हैं। यहां तक कि तरंगी समीकरण या पल्स की समीकरण, दोनों की समीकरण के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। यस, एक बात अब हम बात करते हैं यहां पर तरंगों का अध्यारोपण यानी कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इस बात को समझने की आवश्यकता है। देखो, यदि 2 या 2 से अधिक तरंगें समान माध्यम में संचरित होती हुई मिलें, अब आप एक बात सोचो, माध्यम वही है, 2 तरंगें एक साथ संचरित हो रही है उसी माध्यम में, माध्यम के कण भी वही हैं, एक तरंग ने अपनी ऊर्जा दी माध्यम के कण को दोलन के लिए, दूसरी तरंग ने भी उसी माध्यम के कण को ऊर्जा दी दोलन के लिए, तो वो माध्यम का कण अब 2 तरंगों के कारण दोलन करेगा, तो 2 अलग अलग दोलन तो करेगा नहीं, दोनों का एक ही दोलन होगा। यानी कि क्या होगा, दोनों तरंगों की ऊर्जाओं का पुनर्वितरण होगा। पुनर्वितरण मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और अब उसके पास एक नेट एनर्जी होगी उस कण के पास, और वो कण उस नेट एनर्जी के साथ क्या करेगा, दोलन करेगा। यानी कि माध्यम के सभी कणों के पास दोनों तरंगों के कारण कुछ न कुछ एनर्जी होगी, और वो माध्यम के कण उन दोनों तरंगों की कुल एनर्जी के साथ दोलन करेंगे, और दोनों कुल एनर्जी के साथ दोलन करेंगे तो क्या होगा, माध्यम में एक नई तरंग का निर्माण होगा। तो इस घटना को, नई तरंग के बनने की घटना को, माध्यम में 2 या 2 से अधिक तरंगों के संचरण के कारण माध्यम में एक नई तरंग बनने की घटना को क्या कहते हैं, तरंगों का अध्यारोपण। वापस से समझिए, परिभाषा पे वापस कॉन्सेंट्रेट करते हैं। यदि समान माध्यम में 2 या 2 से अधिक तरंगें संचरित होती हुई मिलें, तो उन तरंगों की ऊर्जाओं के पुनर्वितरण के कारण माध्यम में एक नई तरंग का निर्माण होता है। नई अध्यारोपित तरंग, निर्मित तरंग को तो क्या कहते हैं, अध्यारोपित तरंग। और नई तरंग के निर्माण होने की इस घटना को क्या कहते हैं, तरंगों का अध्यारोपण। एक तरंग के ऊपर दूसरी तरंग का मिल जाना और एक नई तरंग का बन जाना क्या कहलाता है, अध्यारोपण। बोलो, बात समझ में आई? तो मैं क्या कह रहा हूं, माध्यम में 2 या 2 से अधिक तरंगों के मिलने पर उन तरंगों के माध्यम में ऊर्जा वितरण के कारण, ऊर्जा पुनर्वितरण के कारण माध्यम में एक नई तरंग के निर्माण होने की घटना को तरंगों का अध्यारोपण कहते हैं, और नवनिर्मित तरंग को अध्यारोपित तरंग कहते हैं। बोलिए, बात क्लियर है? ओके। और एक और यहां पे बात आती है, अध्यारोपण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, y सदिश इक्वल्स टू y1 सदिश प्लस y2 सदिश प्लस y3 सदिश एंड सो ऑन अप टू yn सदिश। क्या मतलब हुआ, माध्यम में n तरंगें संचरित हो रही हैं, अब वो कैसी हैं ये पता नहीं, माध्यम में n तरंगें संचरित हो रही हैं और n तरंगों के संचरण के कारण
प्रत्येक तरंग के संचरण के कारण माध्यम के कण को विस्थापन हो रहा है। तो प्रत्येक तरंग के कारण माध्यम के कणों के विस्थापनों के सदिश योग का मान नवनिर्मित तरंग के कारण माध्यम के कण के विस्थापन के बराबर होगा। माध्यम में यदि n तरंगें एक साथ संचरित हो रही हैं तो प्रत्येक तरंग के कारण माध्यम के कणों के माध्य स्थिति से विस्थापनों के सदिश योग का मान माध्यम में निर्मित नवनिर्मित अध्यारोपित तरंग के कारण माध्यम के कण के विस्थापन के बराबर होगा। बोलिए बात क्लियर है? ओके। एक बात, अब हम बात करते हैं अध्यारोपण के प्रकार। तरंगों के अध्यारोपण के प्रकार। पहला, तरंगों का व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तरंगों का व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। व्यतिकरण क्या होता है? पहली बात, जब दो तरंगें समान दिशा में संचरित हो रही हो और उनकी आवृत्तियां समान हो। ऐसी दो तरंगें जो समान माध्यम में समान दिशा में संचरित हो रही हो और उनकी आवृत्तियां समान हो। माध्यम समान है तो तरंग का वेग भी समान होगा, आवृत्ति भी समान है तो तरंग की तरंगदैर्घ्य भी समान होगी। तो ऐसी दो तरंगें जो समान दिशा में संचरित हो रही हो जिनकी आवृत्तियां समान हो, आवृत्तियां समान होगी तो तरंगदैर्घ्य भी समान होगी क्योंकि समान माध्यम में संचरित हो रही हैं, है ना। तो ऐसी दो तरंगें माध्यम में मिलकर जब अध्यारोपण करते हैं तो उस अध्यारोपण को क्या कहते हैं? तरंगों का व्यतिकरण। तो क्या क्या बताया? ऐसी दो या दो से अधिक तरंगें, नंबर एक, जो ऐसी दो या दो से अधिक तरंगें जो समान दिशा में संचरित हो रही हो और जिनकी आवृत्तियां समान हो, उनके अध्यारोपण को हम तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, यानी कि बीट्स। देखो जी, ऐसी दो तरंगें जो समान दिशा में संचरित तो हो ही रही हो परंतु उनकी आवृत्तियां लगभग समान हो। लगभग समान होगा मतलब आवृत्तियों में अल्प अंतर हो। यानी कि मान लो एक तरंग है 250 हर्ट्ज की तो दूसरी तरंग होनी चाहिए 256 हर्ट्ज की या 252 हर्ट्ज की। यानी कि दोनों तरंगों की आवृत्तियों में जो अंतर हो वो दोनों तरंगों की आवृत्तियों से बहुत कम हो। यानी कि डेल्टा न्यू इज वेरी वेरी लेस देन टू न्यू 1, डेल्टा न्यू इज वेरी वेरी लेस देन टू न्यू 2। यानी कि माध्यम में ऐसी दो तरंगें संचरित हो रही हो जिनकी आवृत्तियां लगभग समान हो परंतु उनकी आवृत्तियों में अल्प अंतर अवश्य हो। ठीक है। और नंबर दो, समान दिशा में संचरित हो तो उन दोनों तरंगों के अध्यारोपण के कारण विस्पंदों का निर्माण होगा। तो दोनों के अध्यारोपण के कारण विस्पंद बनते हैं। बोलिए ये बात क्लियर है? ओके। तीसरी प्रकार, तीसरी प्रकार का अध्यारोपण है अप्रगामी तरंगें। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, ऐसी जो तरंगें जो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन, परस्पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में संचरित हो। नंबर दो, उनकी आवृत्तियां एवं आयाम समान हो। आवृत्तियां भी समान, आयाम भी समान, यानी कि ऊर्जा
समान हो, यानी कि सुनो जी, ऐसी दो तरंगें जिनकी आवृत्तियां भी समान हो, जिनके आयाम भी समान हो, अर्थात उनकी ऊर्जाएं समान हो, समान ऊर्जा की दो तरंगें अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में संचरित हो रही हो तो अप्रगामी तरंगों का निर्माण होता है। तो अप्रगामी तरंगों का निर्माण होता है, या यूं कह सकते हैं तो अध्यारोपित तरंग को अप्रगामी तरंग कहते हैं। यस, ओके। तो ये तीन प्रकार के अध्यारोपण होते हैं। अब हम एक एक करके सभी प्रकार के अध्यारोपण के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लियर है जी? हम यहां पे बात शुरू कर रहे हैं किसका? तरंगों का व्यतिकरण, यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। वापस एक बार बात कर लें। अभी हम यहां पे व्यतिकरण की बात कर रहे हैं सिर्फ दो तरंगों के लिए, फिर आगे की बात करेंगे, राइट? ऐसी दो तरंगे जो समान दिशा में संचरित हो, जिनकी आवृत्तियां समान हो, और आवृत्तियां समान होंगी तो क्या होगा? पहली बात माध्यम समान। माध्यम समान तो दोनों का वेग भी समान। सुनो जी, समान तरंग, किसी भी ध्वनि तरंग का समान माध्यम में वेग समान रहता है, भले उनकी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य कुछ भी हो। बोलो, बात समझ में आ गई? ओके। माध्यम समान तो वेग समान, और वेग समान तो आप क्या लिखते हो? v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या लिखोगे? v अपॉन न्यू। दोनों तरंगों का वेग भी समान और दोनों तरंगों की आवृत्ति भी समान, तो तरंग दैर्ध्य भी क्या हो जाएगी? दोनों की समान। तीसरी बात, दोनों तरंगों के आयाम समान हो भी सकते हैं और नहीं भी। आयाम के लिए कोई शर्त नहीं है। दोनों तरंगों के आयाम समान भी हो सकते हैं और दोनों तरंगों के आयाम असमान भी हो सकते हैं। ठीक। नंबर 4, उन दोनों तरंगों के मध्य कुछ कलांतर हो सकता है। हो सकता है का मतलब नहीं भी हो सकता है। ऐसा संभव है कि उनके मध्य कुछ कलांतर हो, और हो सकता है कि उनके मध्य कुछ कलांतर ना हो। कलांतर ना हो तो उनके मध्य का कलांतर क्या कहलाएगा? 0। तो कुछ कलांतर हो सकता है तो वो कलांतर कितना हो गया? 0। बोलो, बात सही है? ऐसी दो तरंगें माध्यम में अध्यारोपित होती हैं और एक नई तरंग का निर्माण करती हैं। उस घटना को हम क्या कहते हैं? तरंगों का व्यतिकरण। ठीक है जी। चलो जी, अब सीधे सीधे आगे की बात पर आते हैं। एक तरंग है पहली, y1 इक्वल्स टू a1 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस kx। ये पहली तरंग है। ठीक। और दूसरी तरंग y2 इक्वल्स टू a2 ये दूसरी तरंग है। ठीक है जी, ओके। इन दोनों तरंगों के देखो ओमेगा समान है क्या? ओमेगा समान होने का मतलब ओमेगा को क्या लिखते हो? 2 पाई न्यू, यानी कि आवृत्तियां समान तो ओमेगा भी दोनों के समान, और तरंग दैर्ध्य समान तो दोनों के के भी समान। बोलो, बात सही है? अब इन दोनों तरंगों में क्या अंतर है? पहली बात, दोनों के आयाम भिन्न भिन्न हैं। दूसरी बात, दोनों के मध्य कुछ कलांतर है। चलो आगे चलते हैं। अभी तो तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या लिखेंगे? आपने सीखा था अध्यारोपण का सिद्धांत, y बराबर y1 प्लस y2। बोलो, सीखा था कि सर आप तो सदिश योग बता रहे थे। करके देखते हैं, फिर आगे पता चलेगा सदिश और असदिश का क्या मतलब है। ठीक है जी। अब आगे सुनो। y, पहली समीकरण a1 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस kx। दूसरी तरंग a2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस kx प्लस 5। दोनों तरंगों को लिख दिया y। अच्छा जी, वैसे तो हम आगे जाएंगे तो और बहुत सारी बातें सीखेंगे,
पर अभी फिलहाल मैं आपको एक बात बता देता हूं कि यदि दो तरंगों के मध्य कुछ कलांतर है या दो कण जो कि सरलावर्त गति कर रहे हैं उनके मध्य कुछ कलांतर है, तो उनका योग करने के लिए हमें सदिश योग करने की आवश्यकता नहीं है, कलांतर के कारण अपने आप ही सदिश योग होगा। ठीक है, इस चीज को आगे जाके अपन सिद्ध भी करेंगे, समझो आगे। A1 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस A2, हाँ जी, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई। तो ओमेगा टी को मैंने मान लिया A और इसको मैंने मान लिया B, तो क्या हो गया साइन A प्लस B। तो साइन A प्लस B के सूत्र से इसको आगे खोल रहा हूं, तो आएगा साइन A यानी कि ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन A कॉस B यानी कि कॉस B यानी कि फाई, प्लस कॉस A यानी कि ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन फाई। देखो साइन A प्लस B, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। इसको आगे सॉल्व कर रहा हूं, y बराबर A1 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, बस A2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मेरे पास आ जाएगा प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू A2 कॉस फाई है, A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू कॉस फाई। तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को पहले लिख लिया और A2 कॉस फाई को बाद में लिख दिया। अब इस A2 को यहां गुणा कर रहा हूं, तो यहां पे आएगा प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू A2 साइन फाई। बोलिए सही है, राइट। अब ये पहले वाले में भी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दूसरे वाले में भी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आ रहा है क्या? यस आ रहा है। तो मैंने इसको लिखा समीकरण को y इक्वल्स टू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स को कॉमन लिया, यहां बचा A1, यहां बचा A2 कॉस फाई प्लस वहां पे तो जो लिखा है एज इट इज लिख रहा हूं कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू A2 साइन फाई। अब जरा सोचो और समझो, ये साइन है, अगर ये कॉस भी जैसा हो जाए, ये साइन है और ये कॉस भी जैसा हो जाए, और ये कॉस है और ये साइन भी जैसा हो जाए, तो ये साइन A प्लस बी का सूत्र वापस बन जाएगा क्या? इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा मैंने माना A1 प्लस A2 कॉस फाई इक्वल्स टू A कॉस थीटा, ऐसा मैंने मान लिया। और A2 साइन फाई को मैंने A साइन थीटा मान लिया। ठीक है, मुझे अभी A का मान भी नहीं पता, थीटा का मान भी नहीं पता, A का मान भी नहीं पता, थीटा का मान भी नहीं पता। बोलो बात सही है? ये मान आगे बस सोचेंगे, परंतु फिलहाल मैंने इसको समीकरण A और इसको समीकरण B बोल दिया। ठीक है जी, और यहां पे इसकी जगह A cos थीटा और इसकी जगह A sin थीटा लिखने वाला हूं। तो क्या हो जाएगी समीकरण? y बराबर A साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू कॉस थीटा। इस पूरे को क्या लिखा? A cos थीटा, ये रहा A और ये रहा cos थीटा, प्लस उसको भी क्या लिखा? A cos ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन थीटा। बोलो हाँ या ना? अगर दोनों में से A को कॉमन ले लें तो साइन A cos B प्लस cos A साइन B, साइन A प्लस B। तो समीकरण क्या हो जाएगी? y इक्वल्स टू A साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा साइन A प्लस B। ये आपके पास क्या आ गई? नई अध्यारोपित नई अध्यारोपित तरंग की समीकरण। बोलो ये बात क्लियर है? एक बात। अब दूसरी बात समझे, ये नई अध्यारोपित तरंग की समीकरण तो आपके पास हो गई, पर इसमें ना तो आपके पास A का मान पता है, ना आपके पास थीटा का मान पता है। A और थीटा दोनों के मान ज्ञात करने के लिए समीकरण A और B को हल करना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण A का स्क्वायर
प्लस समीकरण बी का स्क्वायर। ठीक है, समझो जरा। अरे यहाँ पे क्या है, ए कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है ए साइन थीटा। अगर दोनों को वर्क कर दूं तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ए स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 1। तो थीटा गायब हो गया कि नहीं हो गया। दो वेरिएबल है ए और थीटा, ए और थीटा, दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए दो समीकरण है। तो एक बार थीटा गायब करो तो ए आ जाएगा और एक बार ए गायब करो। ए गायब करने के लिए क्या करूंगा, भाग दूंगा तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो थीटा आ जाएगा। आया ना। तो दोनों को वर्क कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड पे ये लिख रहा हूं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरे वाली के लिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में इन दोनों का वर्क लिख रहा हूं a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का होल स्क्वायर। बोलो सही है क्या। दोनों में से ए स्क्वायर को कॉमन ले लो, क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, अब इसका स्क्वायर खोलने वाला हूं, a1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2ab, तो 2a1 a2 कॉस फाई और इसका स्क्वायर a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। बोलो सही है क्या। यस। लेफ्ट हैंड साइड पे बचा आपके पास सिर्फ ए स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और यहां पे पहले लिखा आपने a1 स्क्वायर, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, a2 स्क्वायर, क्या बचा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस क्या बचा 2a1 a2 कॉस फाई। बोलो हाँ के ना। यस। आप क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, इसको ए लिख देता हूं, उधर अंडर रूट लगा देता हूं, तो आपके पास क्या आया, ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई कितना हो जाएगा 1। कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई कितना हो जाएगा 1, तो उसको 1 लिख दिया तो a2 स्क्वायर बचेगा प्लस ये प्लस 2a1 a2 cos फाई। यस नो। एक बात, दूसरी बात, समीकरण बी बटे समीकरण ए, समीकरण बी में समीकरण ए का भाग दे रहा हूं। पहले लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखूंगा, राइट हैंड साइड में वो क्या लिखूंगा, साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा इक्वल्स टू a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाई। ए कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा इक्वल्स टू a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाई। तो थीटा इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, tan इनवर्स a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाई। ये आपके पास किसकी वैल्यू हो गई, थीटा की। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ए की। आपके पास तरंग, नई अध्यारोपित तरंग की समीकरण क्या थी, ये क्या थी, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस थीटा। तो a का मान भी अब आपके पास है और ये थीटा का मान भी आपके पास है, यानी कि नई अध्यारोपित तरंग की पूर्ण समीकरण आ गई क्या, समझो जरा, मैं लिख देता हूं y बराबर a का मान अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, ये परिणामी आयाम दोनों तरंगों का, इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। थीटा ये रहा कितना, tan इनवर्स a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाई। ये आपके पास क्या हो गई, ये पूरी तरंग की समीकरण हो गई। बोलो हो गई कि नहीं हो गई। अब सब कुछ ज्ञात है कि नहीं है, यस। तो ये नई अध्यारोपित तरंग की समीकरण आ गई। परंतु मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि आप सर सदिश योग नहीं कर रहे,
जी नहीं, बिल्कुल सदिश योग हुआ है। आप देखें, आपने ये समीकरण पहले देखी हुई है क्या कहीं? सदिश योग में दो सदिश जिनकी परिमाण a और b हो तो उनका परिणामी सदिश क्या आता था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वहां ठीक है, यहां पे क्या रहा है? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1a2 cos फाई। a1 a2 कौन है? दोनों तरंगों के आयाम। और cos यहां पे फाई कौन है? दोनों तरंगों के मध्य का कलांतर। और देखना जरा ये वाला सूत्र भी देखना, याद आ गया? ये दोनों सदिश में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? यानी दोनों तरंगों का अपने आप ही सदिश योग हुआ है कि नहीं हुआ? यस। तो ये हमारे पास आ गई नई अध्यारोपित तरंग की समीकरण। अब अपन इस पर आधारित कुछ और बात करेंगे, राइट है क्या? ओके। तरंगों के कलांतर और पथांतर में संबंध के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है जी। सुनो जी, ये बात हम पहले कर चुके हैं पर एक बार अब दूसरे तरीके से कर रहे हैं। क्या आपको ये सिखाया गया था क्या कि किसी भी तरंग के संचरण के दौरान माध्यम का वो कण जो लैम्डा आगे है वो कला में 2 पाई पीछे है। जो कण माध्यम में लैम्डा आगे है वो कला में 2 पाई पीछे, ये सिखाया गया था। यस। तो इसी के आधार पर अपन बात कर रहे हैं, जो तरंग लैम्डा दूरी पीछे से प्रारंभ हो वह कला में 2 पाई आगे होती है। वही बात कही मैंने, पर अब दो तरंगों की बात कर रहा हूं। अब एक ही माध्यम के कणों की बात नहीं हो रही है। जो तरंग लैम्डा दूरी पीछे से प्रारंभ हो चुकी वो तरंग कला में दूसरी तरंग से 2 पाई आगे है। यस। अब आप समझो, ये क्या हो गया? पथ का अंतर। दोनों तरंगों के प्रारंभ होने की स्थिति का पथ, या दोनों तरंगों के प्रारंभिक बिंदुओं के मध्य की दूरी, तो पथांतर हो गया। या यूं कहे कि एक तरंग पीछे से प्रारंभ हुई थी, एक तरंग यहां से प्रारंभ हुई थी, तो एक तरंग कितना पथ तय कर चुकी है? ऑलरेडी लैम्डा कर चुकी। क्या? तो जितना पथ तय कर चुकी है उसको हम क्या कह रहे हैं? पथांतर। तो मेरे ये समझ में आई, जब पथांतर लैम्डा हो तो कलांतर कितना होता है? 2 पाई होता है। ये बात सबके समझ में आ गई क्या? यस। तो मैं यहां पे तो कलांतर कितना होता है वापस से लिख देता हूं, सही लिखा था, कुछ गलत नहीं। तो कलांतर फाई बराबर कितना होता है? 2 पाई। तो जब पथांतर कितना हो? एकांक हो, तो कलांतर कितना होगा? फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा। और जब दोनों तरंगों के मध्य पथांतर कितना हो? डेल हो। पथांतर को मैं यहां पे डेल से दर्शा रहा हूं, तो कलांतर बराबर कितना हो जाएगा? 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पथांतर। बोलो ये बात क्लियर है क्या? यस। यानी कि मेरे पास एक संबंध आ गया। क्या संबंध आया? दोनों तरंगों के मध्य का कलांतर बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पथांतर। या आप लिख सकते हैं दो तरंगों के मध्य का पथांतर बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू कलांतर। बोलो जी, बात समझ में आ गई? और पथांतर मोटी मोटी बात क्या है कि दूसरी तरंग पहली तरंग के सापेक्ष कितना आगे अथवा पीछे से प्रारंभ हुई है। बोली बात समझ में आ गई? तरंग पीछे से प्रारंभ हुई तो कला में आगे है। क्लियर? ओके। दूसरी बात, एक और बात यहां पे बात करते हैं, तरंगों की तीव्रता। तो किसी भी तरंग की जो तीव्रता होती है, तीव्रता को आई से लिखते हैं, और तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है। हालांकि ये चीज हम आगे जाकर ध्वनि तरंगों के बारे में जब बात करेंगे तो वहां पे लिखेंगे भी, तो वहां पे सीखेंगे भी। पर फिलहाल आपको इतना समझने की आवश्यकता है, किसी भी तरंग की तीव्रता, ध्वनि तरंगे मैं हल्का बोल रहा हूं तो तीव्रता कम है, तेज बोल रहा हूं तो उसकी तीव्रता ज्यादा है, तीव्रता ज्यादा है तो आयाम भी ज्यादा है। तो किसी भी तरंग की तीव्रता उस तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। बात क्लियर है? तो मैं कह रहा हूं परिणामी अध्यारोपित तरंग की तीव्रता कितनी होगी? देखो जी, आपने अभी पढ़ा था a स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई।
जब तरंगों का व्यतिकरण हुआ तो व्यतिकरण होने के बाद जो तरंग प्राप्त हुई उस तरंग का आयाम कितना था, a बराबर अंडर रूट में ये सब, तो a स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अच्छा जी, अगर आप कह रहे हैं कि किसी तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती है तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, बोलो I इक्वल टू के ए स्क्वायर। तो ये यहां पे लिख रहा हूं मैं, दोनों तरफ के से गुणा कर रहा हूं, तो के ए स्क्वायर बराबर के ए1 स्क्वायर प्लस के ए2 स्क्वायर प्लस 2 रूट के ए1 इंटू रूट के ए2 कॉस फाई। मैं फिर से लिख रहा हूं, के ए स्क्वायर बराबर के ए1 स्क्वायर प्लस के ए2 स्क्वायर प्लस 2, सब कुछ अंडर रूट में एक साथ ले जाऊं तो ये ए भी अंडर रूट, ए1 भी अंडर रूट के अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, चलो ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, इस a1 को अंडर रूट के अंदर ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा के a1 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, के तो अंडर रूट के अंदर है, ये भी अंदर आ जाएगा तो a2 स्क्वायर इंटू कॉस फाई। बोलो हाँ या ना, लास्ट तक दिख रहा है क्या शुरू से ही? ओके, अब इसको क्या लिखेंगे, तीव्रता। अब आप क्या लिख सकते हो यहां पर, के a1 स्क्वायर यानी कि प्रथम तरंग की तीव्रता यानी कि I1, के a2 स्क्वायर यानी कि द्वितीय तरंग की तीव्रता I2, और के a स्क्वायर यानी कि परिणामी तरंग की तीव्रता I। बोलो बात समझ में आ गई? इसको यहां पे लिखा तो ये हो जाएगा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 इंटू रूट I2 कॉस फाई, या फाइनली आप लिख सकते हैं I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट में एक साथ I1 I2 कॉस फाई। ये आपके पास नई अध्यारोपित तरंग की तीव्रता हो गई। बोलिए बात क्लियर है क्या? ओके, तो ये परिणामी अध्यारोपित तरंग हो गई। क्लियर है? अब हमें यहाँ पे जो, क्योंकि व्यतिकरण की बात कर रहे थे तो हम यहाँ पे इस बात शुरू करेंगे किसकी, संपोषी व्यतिकरण। इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। किसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? बात को समझें। देखो जी, आपके पास आयाम का सूत्र क्या था, a बराबर अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। जब दो तरंगों जिनके आयाम a1 a2 थे उनका अध्यारोपण हुआ, व्यतिकरण हुआ, तो व्यतिकरण होने के कारण जो नई तरंग प्राप्त हुई उसका आयाम था a, जिसका मान ये था, और नाम बता रहा है संपोषी यानी कि कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब किसी चीज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई जुड़ रहा है, यानी कि जब जुड़ेगा तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। संपोषी व्यतिकरण में आयाम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। और आयाम मैक्सिमम कब होगा? देखो, दोनों तरंगों के आयाम नियत हैं, a1 भी कांस्टेंट है, a2 भी कांस्टेंट है, सिर्फ किस चीज का फर्क हो सकता है, दोनों तरंगों के मध्य कलांतर का। तो परिणामी आयाम कब अधिकतम होगा, जब cos फाई की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। और cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। और cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, जब फाई की वैल्यू कितनी हो, 0। फाई की वैल्यू 0 रखो, cos 0 की वैल्यू 1, या फिर कितनी हो, 2 पाई यानी 360, cos 360 की वैल्यू cos 0 के इक्वल यानी कि 1, या फिर 4 पाई या फिर 6 पाई यानी कि कितना हो, 2n पाई, है ना। जब दोनों तरंगों के मध्य का कलांतर, जब दोनों तरंगों के मध्य कलांतर फाई बराबर कितना हो, 2n पाई, जहां n कौन है, एक पूर्णांक, यस पूर्णांक, तो cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी यानी कि 1 होगी, और उस समय पे आयाम क्या होगा, अधिकतम होगा। और आयाम अधिकतम कितना होगा, cos फाई की वैल्यू 1 लिख दो यहां पे, तो क्या आएगा, अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा अंडर रूट में a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, यानी कि मैक्सिमम आयाम अधिकतम आयाम कितना होगा a1 प्लस a2। दोनों तरंगों के आयाम सीधे सीधे जुड़ गए हैं, यानी कि कुल आयाम बढ़ गया है। बढ़ गया है मतलब क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हुआ है। कंस्ट्रक्शन यानी कि बढ़ना, तो क्या हुआ, कुल आयाम बढ़ गया है, जिसको हम क्या कहेंगे, समपोषी व्यतिकरण। एक बात और समझो, समपोषी व्यतिकरण में तरंग की परिणामी तीव्रता, समपोषी व्यतिकरण में तरंग की परिणामी तीव्रता, तीव्रता का सूत्र भी निकाला था ये क्या, तो जब आयाम अधिकतम होगा तो तीव्रता भी अधिकतम होगी क्या, हाँ, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I प्लस 2 I1 I2 cos, ओहो, cos फाई की वैल्यू आपको क्या लिखनी है, क्योंकि तीव्रता क्या है, मैक्सिमम। तीव्रता अधिकतम है तो cos फाई का मान भी कितना होगा, मैक्सिमम, और मैक्सिमम मान कितना होगा जी, 1। यस, जरा समझो, तो I मैक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 रूट I2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यस, तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे I मैक्स इक्वल्स टू a यानी कि रूट I1 प्लस b यानी कि रूट I2 का होल स्क्वायर, ये मैक्सिमम अधिकतम तीव्रता हो जाएगी। तो क्या सीखा आपने कि दो तरंगों के अध्यारोपण की या व्यतिकरण की वह शर्त जब दोनों तरंगों के मध्य कलांतर इस प्रकार हो कि परिणामी तरंग का आयाम और परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम हो, और आयाम और तीव्रता अधिकतम कब होंगे, जब दोनों तरंगों के मध्य कलांतर कितना होगा, 2n पाई। 2n पाई का मतलब या तो 0, n की वैल्यू 0 रखो तो, या 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई, इनके दोनों तरंगों के मध्य कलांतर हो तो पथांतर क्या होगा। अभी आपने क्या सीखा था, पथांतर बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर। देखो उधर लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है, आपको अभी भी बताया, ठीक है। तो पथांतर बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर कितना है जी, 2n पाई। यस, 2 से 2, पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो पथांतर कितना होना चाहिए, n लैम्डा। दोनों तरंगों के मध्य पथांतर कितना, n लैम्डा। n लैम्डा का मतलब पथांतर कितना होना चाहिए, n की वैल्यू 0 तो पथांतर 0, n की वैल्यू 1 तो पथांतर लैम्डा, n की वैल्यू 2 तो पथांतर 2 लैम्डा, n की वैल्यू 3 तो पथांतर 3 लैम्डा एंड सो ऑन। हाँ या ना, क्या मतलब है इसका, इस बात को समझना है। देखो जी, आप ऐसे समझें, ये एक तरंग है, ओके, और इस तरंग का जो आयाम है वो कितना है जी, a1। इस तरंग का आयाम है a1, और एक और तरंग है जो कलांतर कला में इसके से आगे है, जो अपने दोनों तरंगें पड़ी थी व्यतिकरण में। दूसरी सभी तरंग की समीकरण क्या थी, a2 sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई। तो दूसरी तरंग कला में आगे थी, तो इसका मतलब पथ में पीछे है। अगर दोनों के मध्य पथांतर शून्य हो तो दूसरी तरंग भी कहां से शुरू हो रही है, तो दूसरी तरंग भी यहीं से शुरू हो रही है क्या, और इस दूसरी तरंग का आयाम कितना बताया गया है जी, a2, राइट। परंतु अगर दोनों तरंगों के मध्य पथांतर कितना हो, लैम्डा, तो दूसरी तरंग कहां से शुरू हो गई थी जी, लैम्डा दूरी पीछे से शुरू हो गई थी, क्योंकि जो तरंग कला में आगे है वो पथ में पीछे है, यानी कि दूसरी तरंग कुछ पीछे से प्रारंभ हो गई थी। कितना पीछे से, लैम्डा दूरी पीछे से। अगर दोनों तरंगों के मध्य पथांतर कितना है, 2 लैम्डा है, 2 लैम्डा है, तो वो कितना पीछे से शुरू हो गई थी, लैम्डा प्लस लैम्डा, यानी कि 2 लैम्डा पीछे से शुरू हो गई थी। हाँ या ना, परंतु इनमें से कोई भी पथांतर हो, जब यहां पे दोनों तरंगें मिली एक साथ, तो दोनों के श्रृंग और श्रृंग साथ में थे और गर्त साथ में थे, यानी कि पहली तरंग ने माध्यम के कणों को कहा कि जाओ धनात्मक स्थिति में धनात्मक विस्थापन करो, दूसरी तरंग ने भी माध्यम के कणों को कहा कि जाओ धनात्मक विस्थापन करो, तो दोनों की ऊर्जाएं क्या हो गई, जुड़ गई। बोलो हाँ के ना। तो नई जो अध्यारोपित तरंग बनेगी उसका आयाम क्या होगा,
किसका आयाम a1, इसका आयाम a2 और परिणामी तरंग का आयाम a1 प्लस a2। तो नई जो तरंग बनेगी, ये नई अध्यारोपित तरंग जिसका परिणामी आयाम अधिकतम है और कितना है a1 प्लस a2। बोलो सारी बात समझ में आ गई क्या? दोनों तरंगों के मध्य कुछ कलांतर था, परंतु दोनों के आयाम भिन्न भिन्न थे। यस, दोनों के आयाम अगर भिन्न भिन्न थे तो एक का आयाम a1 और एक का आयाम a2, परंतु पथांतर इस प्रकार से थे कि दोनों के श्रृंग श्रृंग साथ में और गर्त गर्त साथ में मिल रहे थे, यानी कि माध्यम के कणों को एक साथ एक ही दिशा में विस्थापन करना था। तो परिणामी विस्थापन बढ़कर कितना हो गया a1 प्लस a2। बोलो हाँ या ना, क्लियर है क्या? ओके। दूसरी बात, यदि a1 बराबर a2 बराबर a, यानी दोनों तरंगों का आयाम क्या हो समान, तो परिणामी आयाम कितना हो जाएगा अधिकतम, और कितना हो जाएगा a1 प्लस a2। a1 और a2 दोनों की वैल्यू a, तो ये कितना हो गया 2a अधिकतम आयाम। और दूसरी बात, जब आयाम समान होंगे दोनों तरंगों के, तो दोनों तरंगों की तीव्रताएं भी समान होंगी। तो I1 बराबर I2 बराबर I0, दोनों तरंगों की तीव्रता I0। तो क्या लिखोगे, I max अधिकतम तीव्रता, ये रहा सूत्र, अंडर रूट I1 की वैल्यू I0 प्लस अंडर रूट I2 की वैल्यू भी I0 का होल स्क्वायर, रूट I0 प्लस रूट I0 2 रूट I0 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 I0, यानी कि अधिकतम तीव्रता जो होगी वो 4 I0 होगी। आपके ध्वनि तरंगों की अगर बात करें तो आपके कान जो सुन रहे हैं वो तीव्रता सुन रहे हैं। अगर दो तरंगे समान आयाम की माध्यम में मिल जाएं तो तीव्रता कितनी हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी, प्रत्येक तरंग की तीव्रता की 4 गुना, यानी कि 4 I0 हो जाएगी, यानी कि आपको बहुत तेज सुनाई देगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बात और समझाता हूं। जब हम एक पूरी क्लास में, भरी हुई क्लास में बैठे और मैं किसी को कहूं, मैं कहूं बोलो यस, सारे बच्चे एक साथ बोले यस, ये तो शुक्र है कि हर मनुष्य की, हर व्यक्ति की ध्वनि की आवृत्तियां भिन्न भिन्न होती हैं। मान लो मेरी क्लास में 100 लोग बैठे हैं और 100 के 100 लोगों की ध्वनि की आवृत्तियां समान हैं और सब के सब एक साथ बोले यस, तो क्या होगा, उन सब की तरंगों के आयाम जुड़ जाएंगे। तो प्रत्येक की तरंग का आयाम a, तो 100 लोगों की ध्वनि तरंगों के मिलकर जो नई तरंग बनी उसका आयाम 100a और तीव्रता 100 का स्क्वायर, यानी कि 10,000 गुना तीव्रता की ध्वनि सुनाई देगी। बोलो हाँ या ना? क्या होगा, 100 लोग अगर एक साथ समान आवृत्ति की ध्वनि तरंग उत्पन्न करते और एक साथ बोलते यस, तो एक बार को तो पूरा दौसा हिल जाता। हाँ या ना? क्या कहना चाह रहा हूं, व्यतिकरण में, संपोषी व्यतिकरण में आयाम जुड़ जाते हैं और तीव्रताएं आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, इसलिए तीव्रता, दो तरंगे हो तो तीव्रता 4 गुना हो जाएगी और आयाम 2 गुना हो जाएंगे। यस और नो? ओके। अब हम बात कर रहे हैं विनाशी व्यतिकरण, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट? ओके। परिणामी आयाम अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, और अब विनाश हो रहा है, विनाशी व्यतिकरण है, तो मैं क्या कहूंगा, परिणामी आयाम क्या होना चाहिए, मिनिमम। और आयाम कब मिनिमम होगा, जब cos फाई का मान भी क्या होगा, न्यूनतम। और cos फाई का न्यूनतम मान कितना हो सकता है, -1। और वो कब होता है, जब फाई का मान कितना हो, 180 डिग्री। cos 180 डिग्री -1, 180 डिग्री मतलब पाई, या फिर कितना हो 3 पाई, घूम फिर के वापस पाई पे आ जाए। यस, या फिर कितना हो 5 पाई, या फिर कितना हो 7 पाई, यानी कि दोनों तरंगों के मध्य का कालांतर कितना हो 2n-1 पाई, जहां n कौन है, जहां n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ये हो सकती है, राइट? क्या, तो ये दोनों तरंगों के मध्य का कालांतर आ गया। कालांतर आ गया तो साथ ही साथ पथांतर की बात करो। पथांतर क्या सीखे थे, λ/2 पाई इंटू कालांतर
यानी कि पथांतर इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई, कलांतर कितना पड़ा अपने 2n-1 इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो पथांतर कितना आएगा आपके पास 2n-1 लैम्डा अपॉन 2। यानी कि क्या पथांतर हो सकता है दोनों तरंगों के मध्य, n की वैल्यू 1 पुट करो, 2 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1, यानी कि लैम्डा बाय 2। n की वैल्यू 2 पुट करो, 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 4, माइनस 1 3, तो 3 लैम्डा बाय 2, 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 1 5 बाय 2 लैम्डा एंड सो ऑन। बोलिए सही है क्या? यानी कि जब ये सभी तरंगें विनाशी व्यतिकरण करेंगी तो उन दोनों तरंगों के मध्य कलांतर तो कितना होगा 2n-1 पाई, और पथांतर कितना होगा 2n-1 लैम्डा बाय 2, और ये पथांतर होंगे। यस, तो उस केस में आयाम कितना हो जाएगा, मिनिमम आयाम बराबर अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, क्योंकि cos फाई की वैल्यू आपने कितनी लिखी -1, तो इससे क्या जाएगा a मिनिमम न्यूनतम आयाम बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड न्यूनतम आयाम कितना हो जाएगा a1 माइनस a2, कि सर ये माइनस सीधा सीधा नहीं लिखा आपने, सीधा सीधा नहीं लिखा, इसका क्या मतलब हो गया, या तो a1 माइनस a2 या a2 माइनस a1, दोनों स्थितियों में विनाशी व्यतिकरण होगा। यस और नो? a1 ज्यादा हो तो a1 माइनस a2 लिखेंगे, a2 ज्यादा हो तो a2 माइनस a1 लिखेंगे, ये न्यूनतम आयाम। एंड न्यूनतम तीव्रता कितनी होगी जी, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, और cos फाई की वैल्यू -1, क्या लिखेंगे I मिनिमम इक्वल्स टू रूट I1 का होल स्क्वायर प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट I1 इंटू अंडर रूट I2। देखना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो न्यूनतम तीव्रता कितनी हो जाएगी तरंग की, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। यस, अच्छा जी, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये आपके पास पहली तरंग है जिसका व्यतिकरण होना है, और ये आपके पास दूसरी तरंग है, दूसरी तरंग। अच्छा जी, पहली तरंग के बाद दूसरी तरंग कहां से बनेगी, दोनों तरंगों के मध्य पथांतर कितना होना चाहिए, लैम्डा बाय 2 तो कम से कम होना ही चाहिए। यस, लैम्डा बाय 2, यानी कि दूसरी तरंग जो कला में कुछ आगे है वो लैम्डा बाय 2 पीछे से प्रारंभ हो रही है, यानी कि दूसरी तरंग यहां से प्रारंभ हो रही है साहब, या कितनी पीछे से शुरू हो, 3 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2 मतलब 1.5 लैम्डा, 1 प्लस हाफ, तो यानी कि देखना ये 1.5 तरंग पूरी हो चुकी, क्या 1 और आधी, हाँ या ना, या फिर 2.5 लैम्डा, 5 लैम्डा बटे 2, तो 2.5 तरंगें पूरी हो चुकी होंगी। पर जितनी भी पूरी हो चुकी होगी यहां पे हमेशा कैसे मिलेंगी, एक का श्रृंग और दूसरी का गर्त। इस तरंग का आयाम कितना था जी a1, इस तरंग का आयाम कितना था जी a2। अब एक तरंग माध्यम के कणों को कह रही है कि साहब धनात्मक विस्थापन करो, दूसरी तरंग माध्यम के कणों को कह रही है ऋणात्मक विस्थापन करो, तो परिणामी विस्थापन क्या होगा, दोनों का आयामों का अंतर a1 माइनस a2। तो जो नई तरंग बनेगी वो कौन सी होगी, ये नई अध्यारोपित तरंग होगी, और जिसका परिणामी आयाम होगा a मिनिमम इक्वल्स टू a1 माइनस a2। बोलिए बात सही है क्या? एक बात और, यदि a1 बराबर a2 बराबर a हो तो परिणामी न्यूनतम आयाम कितना होगा विनाशी व्यतिकरण में, a माइनस a, यानी कि 0। यानी कि ऐसा भी संभव है दो ध्वनि तरंगें मिले, दोनों में जोर से बोला गया हो बचाओ, और दोनों तरंगें मिलकर विनाशी व्यतिकरण करें और आपको कुछ ना सुनाई दे, बचाने वाले को कुछ ना सुनाई दे। बात समझ में आ गई क्या? ओके। दूसरी बात, I मिनिमम, जब आयाम समान होंगे तो तीव्रताएं भी क्या होंगी समान, I1 बराबर I2 बराबर I0, तो आप लिखेंगे अंडर रूट I0 माइनस अंडर रूट I0 का होल स्क्वायर, यानी कि ये भी 0, ध्वनि सुनाई ही नहीं देगी। बोलिए ये बात सबको क्लियर है क्या?
समपोषी विभक्तिकरण और विनाशी विभक्तिकरण दोनों हमने सीख लिया है। अब अगली क्लास में बात करेंगे बीट्स और स्टैंडिंग वेव्स और कुछ इनसे संबंधित क्वेश्चंस। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।